Welcome again, dear students, by Indoria English classes on YouTube channel. Today we are going to read out the next part of past tense, that is called past continuous tense. Dear students, फर्स्ट में हमने यहाँ लिखा है आइडेंटिटी, जैसे इन द एंड ऑफ द वर्ब, हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि हम पहले जो टेंस पढ़ चुके हैं उनमें भी हमने ऐसे आइडेंटिटी या पहचान उसकी को शो किया है। अब एज इट इज इस टेंस में भी देखेंगे हम रहा था, रही थी, रहे थे। इसी के साथ इसमें जैसे इससे पहले जो टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी भी हमने 3 आईडी लिखी थी। ऐसे ही सेम इसमें देखेंगे आप कि इसकी भी 2 आईडी होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हुआ था, हुए थे, हुई थी। ये जो शब्द होते हैं ये हमें एंड ऑफ द वर्ब दिखाई देते हैं। तो उस टेंस को आप क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस को हम देखिए यूजेस ऐसे भी समझ सकते हैं आप, एक्शन इज रनिंग इन पास्ट टाइम, कहने का मतलब नाम ही पास्ट टाइम, पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी भूतकाल में जो समय शुरू हुआ कार्य वो जारी है, कंटिन्यू चल रहा है वो समय, सॉरी कार्य। तो इसलिए इसमें क्या देखेंगे? पास्ट टाइम में कार्य जो है पास्ट टाइम पे शुरू हुआ और उसी समय वो चल रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कंटिन्यूअस टेंस है तो कार्य तो जारी रहता है उसमें, लेकिन इसमें है कि स्थान पे रहा था, यानी कार्य जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां में लिखा है वह सुबह खेल रहा था, यानी वह खेलने का काम कब कर रहा था? वो सुबह। इसका मतलब कि जो सुबह है वो पास्ट टाइम है, वो सुबह का जो समय है वो बीत चुका है, वो समय निकल चुका है। लेकिन देखने वाला कोई भी उसको देखा होगा, उसने जैसे मालूम अपन ने देखा हो, अभी टाइम चेंज हो गया तो मैंने सुबह देखा था, तो उसको यही कहेंगे कि वह, मैंने उसको देखा था बट वो सुबह खेल रहा था। तो इसका मतलब कार्य जो है पास्ट टाइम में होता है इस टेंस में। तो वैसे भी समझ सकते हैं आप, वह सुबह खेल रहा था, या फिर अपन कह सकते हैं कि मैंने उसे देखा कि वो सुबह घूमने जा रहा था। तो कहने का मतलब आपने देखा, कब देखा? कि मैंने उसको सुबह देखा था, और कार्य क्या हो रहा था? कि वो घूमने जा रहा था। कहने का मतलब जाना या कंटिन्यूस का कार्य जारी था। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आप इस टेंस में वॉच वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, एक वॉच और एक वर्ब। वर्ब के अंदर जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी यूज किया जाता है, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं V4 का यूज करते हैं। जैसे कि V4 हम पहले से हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, हमें पता है कि V4 का मेन वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड कर देना। अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहां यू, वी, दे या प्यूल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ये होते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन अगर आप ऐसे समझ सकते हैं सब्जेक्ट ये है तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे हम। अब यहां देखिए आप आई, ही, सी, ये जो आई सब्जेक्ट है देखिए वैसे सिंगुलर होता है, यानी मैं, एक वचन को इंडिकेट करता है, बट आप देखेंगे कि टेंस के अंदर जितने भी आप टेंस, हम 12 टोटल 12 टेंस होते हैं इसके पास। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे हम ये टेंस को पढ़ेंगे ना, तो आपने देखा होगा इससे पहले हम 4 टेंस प्रेजेंट के पढ़ चुके हैं, एक पास्ट का पढ़ लिया हमने। आई जो है इसे टेंस में केवल सिंगुलर माना जाता है, ये नोटेड बात है, ध्यान रखना कि आई जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही ये सिंगुलर होता है, यानी इसका पेयर ही और सी जो सिंगल सब्जेक्ट है इसके साथ आता है। अदरवाइज तो आपने देखा होगा इसका पेयर आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी वो प्यूल के सब्जेक्ट में गिना जाता है। लेकिन इस टेंस के अंदर ही केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे कि आई जो है सिंगुलर टेंस होता है। आपको से कोई पूछ भी सकता है, आप ध्यान रखेंगे कि अगर आई कौन से टेंस में सिंगुलर माना जाता है तो हम बता सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सिंगुलर
माना जाता है। ओके, अब इसमें देखिए जैसे कल जो टेंस हमने पढ़ा और आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये बहुत दोनों ही टेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टोरी राइटिंग करना, पैराग्राफ राइटिंग करना और ओकेजन संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, वर्णन किया जाता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं हम, वो सारी चीजें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बगैर आप ये हल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेट्स, सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब एक यूज करना है, बी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नोट, बी फोर का मतलब वर्ब के अंदर आईएनजी। क्लियर है? इंटरोगेटिव में भी पता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो पहले से होता है वो रिप्लेस हो जाता है, उसको हम चेंज कर देते हैं। अभी जब सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ था, अब इसको हम सब्जेक्ट को इधर कर देंगे और बी फोर ऑब्जेक्ट। सेम इसमें भी वही सेम है, थर्ड नंबर पे नोट यूज किया जाता है, बी फोर ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है बच्चे मैदान में खेल रहे थे। कहने का मतलब बच्चे खेल रहे थे, यानी अभी का मुझे नहीं पता है, पास्ट टेंस में हो सकता है किसी ने देखा होगा, देखने के इसमें समय नहीं दिया है कि कब खेल रहे थे, लेकिन कहने वाला यही है कि किसी ने देखी हो और देखने के बाद वो क्या कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे, कि मैंने उस समय देखा हो उनको, तो वो उस समय खेल रहे थे। तो यहां देखिए सिंपल सेंटेंस है, चिल्ड्रन, CHOILDREN। इसमें आप एक चीज नोट अक्सर गलती कर देते हैं, चिल्ड्रंस आप ऐसे इसमें एस ऐड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, चिल्ड्रन जो है पहले से प्यूर हो जाता है, यानी चाइल्ड का ही चिल्ड्रन उसको बनाया जाता है नंबर चिल्ड्रन। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, यदि हमने लिखा हो प्यूर सब्जेक्ट, तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब वर्ब, चिल्ड्रन वर्ब क्या कर रहे हैं, खेलना, प्ले, हमें क्या करना है, आईएनजी यूज करना है, प्ले इन ग्राउंड, मैदान। देखिए फॉर्मेट वही रखना है, चिल्ड्रन हमने सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, उसके बाद रहे थे यानी वर्ब, खेलना वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी, वापस में, इन मैदान, ये ग्राउंड। सेम एज इट इज जैसे इंटरोगेटिव, इसी को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर दें, तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे, देखिए चिल्ड्रन, सॉरी CHILDREN, चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब पहले से जो उसमें दिया हुआ है, वह थर्ड नंबर पे क्या करना है हमें, नोट, नेक्स्ट प्लेइंग, वर्ब जैसे है वैसे की वैसे ही, प्लेइंग इन ग्राउंड, देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, यानी जैसा है वैसे ही सेंटेंस, सिर्फ हमने थर्ड नंबर पे एक नोट यूज किया है, यानी इसमें दे रखा है, हमने पहले लिखा हुआ है कि थर्ड नंबर पे नोट, और फिर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इसके आगे हम फिर और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों हो सकता है ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, टेंस, क्योंकि जिसको आता है, हो सकता है कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी हो स्टूडेंट्स जिनको आते हैं, बट उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो ये ध्यान रखें आप। अब कुछ एग्जांपल्स हम और लिखते हैं, जैसे
नेगेटिव का हमने देखिए लिख लिया था विद्यार्थियों। अब हम इंटरोगेटिव, जैसे क्या वे उनके घर, सॉरी चलो अपन वो लिख लेंगे, जा रहे थे। जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा इंटरोगेटिव लिखा है अपन ने, क्या वे उनके घर जा रहे थे। तो क्या, क्या का मतलब एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट क्या है देखिए वे का मीन दे, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। अब वैसे भी अगर आपको देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है तो आप जैसे सबसे पहले देखिए दे सब्जेक्ट है, ये मैंने पहले बताया था आपको दे। अब ऐसे सिंपल में अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब दे वर्ब, इधर से आप देखेंगे जाना, गोइंग टू उनके घर, देयर होम। ये जैसे हमने सेंटेंस लिखा है। मैंने अपन ने जो इंग्लिश लिखा है वो फिलहाल सिंपल सेंटेंस की है। दे वर यानी ऐसे लिखता है कि वे उनके घर जा रहे थे। मान लीजिए फिलहाल अपने पास ये क्या नहीं था, वे उनके घर जा रहे थे, तो अपन इसके इंग्लिश में क्या लिखते, दे वर गोइंग टू देयर होम, कि उनके घर जा रहे थे। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, हमने पता है कि इंटरोगेटिव जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं तो सिर्फ क्या होता है, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, इसका जो पहले से होता है वो इधर से इधर और इधर से इधर चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्या भी उनके घर जा रहे थे, तो यहां देखिए हमने ये हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी नहीं करना, रिप्लेस करना है हमें। अब यहां जैसे मान लीजिए वर्ब, और जो दे है ये आप यहां लिख देते, वर दे गोइंग टू देयर होम। देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट उसको रिप्लेस किया हमने। केवल जो हेल्पिंग वर्ब इधर सिंपल में सेकंड नंबर पे थी उसको फर्स्ट पे लिख दिया हमने, सब्जेक्ट जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड पे राइट कर दिया। तो ये आप देखिए इसने नॉर्मल वे में थोड़ा सा समझने का बेस है, केवल उसके अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे भी सेंटेंस हो चाहे। लास्ट सेंटेंस होता है जैसे देखिए क्या तुम, सॉरी क्या तुम कल कपड़े नहीं धो रहे थे। कहने का मतलब का ये पास्ट टेंस में शुरू होगा, क्या तुम कल कपड़े नहीं धो रहे थे। क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, कहने का मतलब दोनों ही, फोर्थ जो सेंटेंस होता है क्वेश्चन भी और नेगेटिव भी। तो सबसे फर्स्ट में देखिए तुम, तो वही सेम यहां आप वर, तुम, यू। अब नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पता है कि थर्ड नंबर पे नोट यूज करना है, वर यू नोट धो। ये मैंने पहले बता रखा आपको कि यहां देखेंगे आप, ये अपन ने आईडी लिखे हुआ है, ये सेंटेंस वर्ब के एंड में मिलते हैं, यानी कहना तो क्रिया क्या है धो, और इसके पीछे आप, मैंने पहले बताया आपको, ना लगा दीजिए, आप आपके पास वर्ब आ सकते, धोना वॉश, आईएनजी यूज करना है, वॉशिंग कपड़े, क्लोथ्स कल, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, वर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स यस्टरडे। तो देखिए वन सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, अगर उसका बेस अपने को क्लियर है तो आप नेक्स्ट सेंटेंस बड़ी इजीली से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शायद मुझे नहीं लगता है कि अब आप टेंस कहीं पर कोई आपको संशय हो सकता है। फिर भी जैसे एग्जांपल इसमें देखिए हम, अब ये फिलहाल इसका एग्जांपल लिखा था हमने, अब थोड़ा सा एग्जांपल उसका लिखते हैं, दोनों सेंटेंस को मिला के, यानी
पास्ट इंडेफिनेट पढ़ चुके हैं आप, और पास्ट कंटिन्यूस फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए दोनों को मिला के कैसे सेंटेंस आ सकता है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक लिख देते, जैसे जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा वह किताब पढ़ रहा था। अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ चुके हैं कल, उसको आपने पढ़ा भी होगा। अब उसका देखिए, हमने पहले लिखा हुआ है पहुंचा, यानी आ ए ई की जो हिंदी शब्द में मिलते हैं तो उसको भी आप क्या मानते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। यहां जो फिलहाल सेकंड पे है वह किताब पढ़ रहा था, कहने का मतलब फिलहाल जो टेंस हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इसका सेंटेंस है। ये दो सेंटेंस आपके पास, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो देखिए इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जैसे जब का मीन होता है व्हेन, ये WH फैमिली होता है। जैसे व्हेन, फर्स्ट में आप इसको राइट कीजिए, सब्जेक्ट क्या है मैं, आई, पहुंचा, रीच एट होम। ये मान लीजिए इसको हमने राइट कर लिया है। फर्स्ट सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच एट होम, कहने का मतलब एक जो कार्य है वो फिनिश हो चुका है, यानी घर पहुंचने का कार्य जो था उसका फिनिश हो चुका है। अब घर पहुंचने के बाद उसने क्या देखा कि ही वॉज रहा था रीडिंग बुक, कहने का मतलब व्हेन आई रीच एट होम, इसमें चाहे तो हम कंजंक्शन या कोई शब्द अपन यूज करके इसको जोड़ सकते हैं, बट आप चाहे तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है व्हेन आई रीच एट होम ही वाज रीडिंग बुक। तो कहने का मतलब एक कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में फिनिश हो चुका है, कहने का मतलब जब तक वो घर नहीं पहुंचा उससे पहले हो सकता है उसको यहां तक पहुंचने में 30 मिनट्स का समय लगा हो, 60 मिनट का समय लगा हो, बट जैसे ये रास्ता उसने क्लियर किया, यहां से चला और यहां पहुंचते ही देखिए कार्य समाप्त हो गया। तो उसका मोटिव क्या था, घर पहुंचने का, घर पहुंचा, कार्य फिनिश हो चुका है। लेकिन दूसरा जो सेकंड कार्य है, किसमें कार्य पास्ट में चलता रहता है, यानी ही वाज रीडिंग बुक, यानी इसमें जब वो घर पहुंचा इसका मतलब तब वो कार्य कर रहा था, घर से पहुंचने के लिए उसको कम से कम यहाँ पर कुछ टाइम लगा होगा, यानी हो सकता है उसको 30 मिनट। तो ये इसलिए इससे पहले कार्य शुरू होगा, यानी जब इधर से वो चला तो ये बुक पढ़ रहा था। और ओके, नेक्स्ट ऐसे देखिए, आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं। अभी देखिए ज्यादा परेशानी नहीं होती है पढ़ने में, क्योंकि फर्स्ट जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है उस समय हमें टाइम लगता है। अभी आप देखें बिल्कुल सिंपल सिंपल सा एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मैं खेल रहा था जब मैंने उसे देखा। दोनों टाइम्स है, मैं खेल रहा था जब मैंने उसे देखा। तो फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड, इनको हम देखें फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट, कैसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं फर्स्ट में, लेकिन हम देखें जैसे मैं खेल रहा था,
मैं खेल रहा था जब मैंने उसे देखा। तो जैसे फर्स्ट, आई वॉज प्लेइंग, जब, when मैंने यानी मैंने या मैं, आई देखा, सा उसे, हिम। आई वॉज प्लेइंग व्हेन आई सा हिम। या चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, व्हेन आई सा हिम, आई दैट आई वाज, या व्हेन आई वाज प्लेइंग, ऐसे भी हो सकता है। बट जैसे सेंटेंस दिया हो आप वैसे ही उसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह वहीं रह रहा था, वह वहां या वहीं रह रहा था जहां मैं रहता था। देख ऐसे भी एक तो सिंपल सेंटेंस है, ये सेम है तो सिंपल ही, आपको कुछ भी नहीं करना है। वह वहीं वहीं या वहां ही रह रहा था जहां मैं रहता था। कहने का मतलब एक कार्य पास्ट टेंस में, ये इसके लिए पास्ट टेंस है कि ये कह रहा है कि मैं जहां रहता था वो वहीं रह रहा था। तो जैसे वह, he was living, वहां, वहां का मीन देयर, he was living there। अब देखिए जहां, जहां का मीन होता है वेहर। वैसे वेहर कहां और जहां, ये कंजक्शन होते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करने के यूज में आता है। वेहर आई लिव्ड। देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सेंटेंस का जो सीक्वेंस है ना, सेंटेंस क्या कह रहा है उसको हमें समझना है केवल, और आसानी से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वह वहीं रह रहा था, he was living there, वहां फॉर्मेट देखिए वही है, सेंटेंस कैसे भी आए फॉर्मेट आपको वैसे रखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बैक साइड से आपको चलते रहना है। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जब मैं मैदान में पहुंचा, वह क्रिकेट खेल रहा था। जैसे मान लीजिए जब मैं मैदान में पहुंचा वह क्रिकेट खेल रहा था। अब फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस मैंने बता रखा, आप कैसे भी इसको राइट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले चाहे तो देखिए आप इस ऐसे समझ में आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो सबसे पहले इसको आप कर दीजिए, जैसे ही वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट जब, when आई पहुंचा, reached in a ground। देखिए बड़ा सिंपल है, सेंटेंस कैसे भी आए अपने को कुछ भी आपको प्लस नहीं होना है, जैसा जैसा सेंटेंस होता है वैसे ही आप उसको राइट करते चले। तो मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स आज देखिए जो टॉपिक है हमारा ये क्लियर हो चुका है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके एग्जाम्पल भी मैंने पढ़े हैं, दो तरीके से दो मेथड होते हैं, मैंने दोनों बताए आपको। एक सिंपल होता है कि जैसे मैं खेल रहा था, सेंटेंस चाहे कितने ही लॉन्ग क्यों ना आए, आपको जो फॉर्मेट आपको जैसे बताया गया है वैसे ही आपको फर्स्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से वापस आपको ऐसे बैक करके चलते आना है, और आपका सेंटेंस आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी आपने इंग्लिश प्रिपेयर कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, दो फॉर्मेट मैंने बता दिए हैं, चाहे तो आप ऐसे इसको पढ़ा सकते हैं। हाँ लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहूंगा,
इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस हैं, इसमें आप ध्यान रखिए। बाकी जो टेंस आप पढ़ेंगे वो हमें देखिए एक पढ़ने के इरादे से बिल्कुल सही रहेंगे, बट जो हमने टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक तो ये पेयर होता है और एक पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो पेयर, ये टू पेयर्स ऐसे हैं कि जो आपको बखूबी आने चाहिए, क्योंकि जब आप लेटर, स्पीच, राइटिंग, आर्टिकल्स कुछ भी राइट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें आपको ये प्रेजेंट जो टेंस है टू टाइप इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस ये यूज आते हैं आपके अमूमन लगभग, जैसे 100 वर्ड्स में से आप मान के चलिए 90 या 85 वर्ड्स आप इसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, स्टोरी राइट करते हैं हम, डिस्क्राइब करना होता है किसी भी घटना को, इंसिडेंट को, फंक्शन को, ओकेजन को, तो आप सिर्फ उसमें पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं और इन्हीं टेंस के माध्यम से हम आसानी से उन घटनाओं को वर्णन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आशा है कि ये जो टेंस है ये आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कहीं ना कोई आपको शायद कोई इसमें दिक्कत आएगी या मुश्किल आएगी। नेक्स्ट, फिर भी मैंने कल भी आपसे एक निवेदन किया था कि हेल्पिंग वर्ब इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो हम आपको भेज रहे हैं कंटिन्यू, यानी जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, और जिसमें हम देखते हैं कि इससे आपको एक्सरसाइज सिंपल लिखी जाती है और सिंपल के बाद आपको ऐसे 4 सेंटेंस में आपको उसको इंक्लूड करना होता है। कहने का मतलब अगर 6 एक्सरसाइज है तो 6 into 4 यानी 24 वो एक्सरसाइज आपको सोल्व आउट करनी होती है, कहने का मतलब। और जितना आप इसको अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों उतनी ही जल्दी आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इतनी मेहनत से हम भी आपको अब वीडियो अपलोड करते हैं या मेहनत करते हैं, पहले बनाते हैं फिर आपके पास भेजते हैं, तो इसका मतलब कि जो थ्योरिकल है हम उससे आपको दूर करना चाह रहे हैं, बी प्रैक्टिकल। तो हम आपको चाहते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं, जिस इरादे से, जिस मेहनत से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली हो, क्योंकि रटने की जो विद्या है वो आपको उससे, कहने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि रटने की विद्या से आपको दूर करना है। रटने वाली प्रक्रिया, चाहे आप हो चाहे मैं हो, एनीबॉडी, कोई भी पर्सन हो, यदि वो रटता है किसी भी कार्य को, जैसे मान लीजिए टॉपिक है, अगर आप इसको रटने के हिसाब से पढ़ते हैं तो फैक्ट एंड नेचुरल है कि ये 3, 4 एंड में 5 दिन यानी 4-5 दिन के बाद ये आपके माइंड से आउट हो जाता है। तो इसलिए विद्यार्थियों आप प्रैक्टिकली करें, उसके बाद उसको हल करें, पहले इसको वीडियो को गौर से देखें, ध्यान से देखें और जो एक्सरसाइज दी जाती है उसको अवश्य करें। बस इतना ही, आज मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं पास्ट टेंस के अगले पार्ट के साथ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।